वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 9 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रायगढ़ फोर्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रायगढ़ के किले के बारे में जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे हम फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, जो कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है बिज़नेस कंडक्ट करने का। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट दिया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे पैन एक्स 21। और उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्लोबल आर्म ट्रेड की जो है एक रिपोर्ट आई है, तो इसमें देखेंगे कि इंडिया की जो है कौन कौन सी कंपनी ग्लोबल आर्म ट्रेड में किस किस रैंक पे है। उसके बाद वेस्टर्न घाट के ऊपर जो है कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नासा की लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है। तो जैसे पहले क्या होता था कि जो भी कम्युनिकेशन है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, रेडियो वेव्स के थ्रू होती थी, लेकिन नासा जो है अब वो लेज़र के थ्रू जो है एक तरह से वो स्टार्ट कर रहा है प्रोग्राम्स के थ्रू। जो भी डाटा वगैरह हैं वो लेज़र के थ्रू शेयर किए जाएंगे। लास्ट में देखेंगे हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो विश्व की असमानता रिपोर्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रायगढ़ के किले से। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी, तो इन्होंने विज़िट किया है रायगढ़ किले को और छत्रपति शिवाजी महाराज को इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अब देखिए जो रायगढ़ का जो किला है वो उसको पहले रायरी नाम से जाना जाता था। इसका नाम पहले रायरी था और यहाँ पे मराठा के जो वंशज थे शिर्के, तो शिर्के यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उसके बाद कई हाथों में मीन्स इस किले पे कई लोगों का राज रहा। ठीक है, कई लोगों ने इस पर शासन किया, जैसे बहमनी थे, उसके बाद निज़ाम शाही और फिर आदिल शाही। तो ऐसे कई रूलर्स के पास गया। उसके बाद 1656 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैप्चर कर लिया जो जालवी थे मोरेस के। तो जालवी से जो है छत्रपति शिवाजी ने कैप्चर कर लिया। और जालवी जो थे ये आदिल शाही सल्तनत के अंडर आते थे। तो 1656 में अब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज जो है देखने को मिलता है हमको। उसके बाद 1662 में हम देखेंगे तो शिवाजी ने क्या किया कि रायरी किले का नाम जो है बदल के रायगढ़ किला कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा कई स्ट्रक्चर्स भी जोड़े गए इसमें। और एक तरह से बाद में क्या होता है कि 1664 आते आते हमें ये देखने को मिलता है कि अब जो शिवाजी की सरकार का जो मेन सीट था वो रायगढ़ किला ही था। तो यहाँ फोटो देख सकते हैं आप, ये रायगढ़ किले की तस्वीर है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए रायगढ़ किला शिवाजी की बहुत हेल्प किया, जैसे कि जो आदिल शाही डायनेस्टी थी तो उसे जीतने में तो मदद मिली ही, उसके अलावा जो कोंकण के रास्ते भी खुल गए। और कोंकण के रास्ते खुलने की वजह से क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जो हैं वो अपने पावर को और बढ़ा सकें, वो और एक्सटेंड उसके बाद जो है उन्होंने किया। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए जो अर्ली यूरोपियंस थे, तो उनके द्वारा इस किले को जो है जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट का दर्जा जो है इस किले को दिया जाता है। और ये इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका जो हमें रूफ़ देखने को मिलेगा, जो छत है इसकी वो फ्लैट है। ठीक है, जैसे आप इमेज में अभी देखे थे, जो इसकी रूफ़ थी वो फ्लैट थी। ठीक है, और उसमें कई रूम्स की जगह थी, जैसे 300 जो इसमें करीब करीब 300 घर ऐसे हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई रूम्स ऐसे भी हैं और बड़े बड़े जहाँ पे करीब करीब 2000 आदमी तक जो है वो रुक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर्सेस के स्टे करने के लिए जो भी सैनिक थे उनके रुकने के लिए 2000 तक सैनिक जो है इसमें रुक सकते हैं इस किले के अंदर। बात करते हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटी में जो है क्या इंपॉर्टेंस है रायगढ़ किले का। तो देखिए छत्रपति शिवाजी जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है महाराष्ट्र के। तो जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह जो भी नेता वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने को या एक तरह से लोगों का अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये इस किले को जो है विज़िट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो इनका जन्म देखिए 1639 में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो कि एक मराठा जनरल थे। ठीक है, और इनके पास जो है शाहजी भोसले के पास पुणे और सूपे का जो है जागीरदार था। ठीक है, जागीर थे ये पुणे और सूपे के, और जो कि बीजापुर सल्तनत में आता था। ठीक है, उसके अलावा जीजाबाई जो कि एक धार्मिक महिला थी, और तो इनकी क्वालिटीज़ से जो है ये इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत। और 1645 में क्या होता है कि पहली बार ये अपने सैन्य बल का जो प्रदर्शन करते हैं, अपनी मिलिट्री ज़ील का जो है ये प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं 1645 में। और जो तोरना का जो किला है और जो कोंडाना का जो किला है, तोरना और कोंडाना ये दोनों के किले पे जो है ये कब्ज़ा कर लेते हैं।
और उस समय ये दोनों किला जो था वो आदिल शाह के अंडर में रहता है, ठीक है। तो ये बीजापुर के शासक हैं आदिल शाह, तो इन्हीं से जो है ये तोरना का किला और कोंडाना का किला पे छत्रपति शिवाजी महाराज कब्जा कर लेते हैं। और इनको कई टाइटल दिए जाते हैं, छत्रपति का टाइटल है और शाकाकर्त का है और क्षत्रिय कुलवंतास का टाइटल है और हैंदे धर्मोधरक का भी उपाधि जो है इनको दी जाती है। कई बैटल्स भी इनके द्वारा लड़ी गई, जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो कि 1659 में हुआ, बैटल ऑफ पवनखिंड जो कि 1660 में हुआ और बैटल ऑफ पुरंदर जो कि 1665 में हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ सिंघाड़ जो कि हुआ 1670 में, फिर बैटल ऑफ कल्याण जो कि 1682 से 83 के आसपास हुआ, और उसके बाद ये इन्होंने बैटल ऑफ संगमनेर में भी पार्टिसिपेट किया जो कि 1679 तक हुआ, ठीक है। तो देखिए जो पुरंदर का युद्ध था, तो पुरंदर के युद्ध में 1665 में हुआ। तो ये वो युद्ध जो है औरंगजेब की तरफ से और इन मराठा और मुग़ल के बीच में युद्ध होता है। तो उस समय औरंगजेब जो है शासक रहते हैं और औरंगजेब की तरफ से लड़ते हैं राजा जय सिंह फर्स्ट, ठीक है, और मराठाओं की तरफ से रहते हैं शिवाजी। तो दोनों लोग के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पे शिवाजी जो हैं वो हार जाते हैं। उसके बाद एक ट्रीटी साइंड होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या होता है कि करीब करीब शिवाजी के 23 किले जो रहते हैं वो मुग़ल के पास जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। इस ट्रीटी में और क्या रहता है, तो उसके अलावा ये तय होता है कि जो मुग़ल सम्राट है औरंगज़ेब, वो उनसे जाके शिवाजी मिलेंगे। तो उन उसके बाद अपने बेटे को भी ये जो है ये अपने साथ ले जाते हैं। शाम जी इनके बेटे रहते हैं, तो इनको भी जो है औरंगज़ेब के दरबार में इनको जाना पड़ता है। तो जो पुरंदर का युद्ध था, पुरंदर के युद्ध से हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ शिवाजी जो थे वो हारे, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है साइन हुआ मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच में, और कई किले जो है उनको देने पड़े मुग़ल राजाओं को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस। तो रिसेंटली देखिए क्या हुआ कि जैसे आरबीआई ने जो है, जब कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी, तो उस समय आरबीआई ने क्या किया था कि पीपीई किट्स पे जो है, पीपीई किट्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, ठीक है, कि पीपीई किट्स जो है वो अपने देश के जो है बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमको एक एडिक्वेट स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए एक तरह से जो है आरबीआई के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था कि एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा पीपीई किट का। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में आता है, तो इसके ऊपर एक तरह से इसका वायलेशन हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि देखिए जो हमारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम स्टॉक नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारी ही पब्लिक को खतरा होगा। हमारी कंट्री में पैंडमिक है, तो मीन्स एक तरह से पहले नहीं होता है कि अपने लिए पहले सेव किया जाए, तो इसीलिए जो इसका इंपोर्ट था उस पर बैन लगाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस कंडीशन को देखते हुए बैन लगाया गया है तो फिर ये कंडीशन में जायज़ है। ये चीज़ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पैनेक्स 21। तो देखिए पैनेक्स 21 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में की जाती है। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला था, और उसके बाद इसको 20 से 22 दिसंबर के बीच जो है वो पुणे में कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें हमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, जो हमारी बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, तो उनकी मीटिंग हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी बे ऑफ बंगाल के एरिया के आसपास, जो बंगाल की जो खाड़ी है तो उसके आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो मेनली जो है 7 मेंबर्स स्टेट्स हैं इसके, और 1997 में इसका गठन हुआ था बिम्स्टेक का, ठीक है। जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है 1997 में बिम्स्टेक का गठन किया गया था। इसके मेंबर स्टेट जो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये 7 देश जो हैं ये बिम्स्टेक के मेंबर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, ठीक है। तो देखिए जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम सिप्री भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो भी आर्म्स में जो भी डीलिंग होती हैं तो उसके डेटा को जो है ये ट्रैक करता है। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 2020 में जो है टॉप 100 जो कंपनीज़ थी जिन्होंने आर्म्स का जो ट्रेड किया, तो उसमें से 3 इंडियन कंपनीज जो थी वो टॉप 100 कंपनीज में शामिल थी। तो पहली कंपनी थी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL बोलते हैं जिसको, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इसको हम BEL से डिनोट करेंगे। तो देखिए इनको जो है टॉप 100 आर्म सेल्स में दर्जा मिला था,
और 2019 में भी ये दर्जा इनको मिला था। ये तीनों कंपनी जो है वो टॉप 100 2019 में भी थी और इस साल भी जो है ये टॉप 100 में देखने को हमें मिल रही हैं। तो बात करेंगे सिपरी क्या है। देखिए सिपरी एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। तो आर्म कंट्रोल डिसआर्मामेंट्स के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो सिपरी के द्वारा लिए जाते हैं। इसको देखिए इसका गठन जो है 1966 में किया गया था स्टॉकहोम में। और सिपरी जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है, एनालिसिस हो गया या रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन ओपन सोर्स टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक, ठीक है। तो एक तरह से जो भी आर्म्स में जो भी ग्लोबल पे जो विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है आर्म्स का, तो उसके संबंध में ये डाटा देता है जो कि रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा या पॉलिसी मेकर्स यूज़ कर सकते हैं या जो भी मीडिया है या जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक है तो वो ये डाटा का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। तो ये सिपरी के द्वारा जो है ये रिलीज़ किया था डाटा। तो इसमें हम देखें अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यूएस की कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनका जो टोटल आर्म सेल था यूएस का ये करीब $285 बिलियन के आसपास था। और पिछले साल के कंपैरिजन में 2019 के कंपैरिजन में हमें 1.9% जो है यूएसए के आर्म्स डीलिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना जो कि 13% यहाँ पे टोटल देखने को मिला है। और उसके बाद आता है यूके जहाँ पे 7.1% जो भी आर्म्स डील है वो होती है। उसके बाद रशिया जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है विथ 5% और फ्रांस जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे है विथ 4.7% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद इंडियन कंपनीज़ की बात करें तो देखिए जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको 60वां स्थान दिया गया है और इसका कलेक्शन था $1.9 बिलियन, ठीक है। और पिछले साल के मुकाबले में 0.2% की हमको इसमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद HAL आता है, ठीक है। तो HAL में हमको ये देखने को मिला है कि इसका 42nd रैंक है, ठीक है। तीनों जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा रैंक जो है सबसे ऊपर जो रैंक है टॉप 50 में वो HAL का ही है। और इसका जो इनकम था वो $2.97 बिलियन था और पिछले साल के मुकाबले में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद BEL आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसकी रैंक जो है 66 है। इसकी इनकम थी $1.6 बिलियन और हमें पिछले साल के मुकाबले में 4% जो यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी देखने को मिली है तो भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी रैंक है वो HAL की है। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए जो 2020 का जो आर्म्स का जो शेयर था, मीन्स जितना भी ग्लोबली जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ आर्म्स का, तो उसमें इंडिया का जो परसेंटेज था ओवरऑल वो 1.2% था, ठीक है। द एग्रीगेटेड आर्म सेल्स ऑफ USD 6.5 बिलियन वर्स 1.75 हायर इन 2020 देन 2019। और 2019 के मुकाबले में जो है 2020 में ये देखने को मिला कि 1.7% जो है बढ़ोतरी हुई है आर्म्स के ट्रेडिंग में, ठीक है। और टोटल अगर हम देखेंगे टॉप 100 में तो 1.2% हमें देखने को मिला है। अब देखिए क्या फैक्टर रहे कि इंडिया का जो शेयर है आर्म सेल्स में इंक्रीज़ हुआ, इस चीज़ में क्या फैक्टर रहा। तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हैड हेल्प टू शील्ड इंडियन कंपनीज अगेंस्ट द नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैंडेमिक। तो देखिए जो एक तरह का जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट था, मीन्स जो ये अपने देश में ही जो आर्म्स बन रहे थे, तो एक तरह से जो आत्मनिर्भर भारत की जो कैंपेनिंग शुरू हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम बाहरी देशों से जो है ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो नहीं खरीद रहे थे। तो एक तरह का जो है बैन लगा दिया गया था इम्पोर्ट्स पे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट किया था लेकिन इंपोर्ट पे जो है एक तरह का बैन लग गया था। तो उसकी वजह से जो ट्रेड है वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। और ये कहा गया कि हम जो है सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भर है वो बनेंगे और अपना आम जो है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे कंट्री पे जो है निर्भर नहीं रहेंगे इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्तूरी रंगन कमेटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि देखिए जो कर्नाटका की जो सरकार है उसने केंद्र सरकार से ये कहा कि जो कस्तूरी रंगन जो कमेटी की रिपोर्ट थी जो वेस्टर्न घाट्स को लेकर के, तो उसका वो अपोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट वाज प्रपोज 37% ऑफ टोटल एरिया। जो देखिए जो वेस्टर्न घाट्स के जो इलाके हैं तो उसका जो 37% का जो एरिया है उसको कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि उसको हमको इको सेंसिटिव एरिया का दर्जा जो है वो दे देना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के जो 37% ऑफ इलाके हैं उसको इको सेंसिटिव एरिया का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये कहा गया कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that declaring Western Ghat as economic sensitive area would adversely
अफेक्ट द लाइवलीहुड पीपल इन द रीजन। और कर्नाटका के सरकार का ये कहना है कि अगर उसको हम इको सेंसिटिव एरिया का दर्जा दे देते हैं अगर वेस्टर्न घाट्स को, तो वहाँ के जो निवासी हैं, जो आम लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उनके आम जीवन पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं कि इको सेंसिटिव एरियाज़ क्या होते हैं। देखिए, इको सेंसिटिव एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो भी मान लीजिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क हो गए या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, तो उसके 10 किलोमीटर के अंदर के जो एरियाज़ होते हैं उनको इको सेंसिटिव एरियाज़ में एक तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोटिफाई करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। ठीक है, और नोटिफाई करती है अंडर इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो है इसको किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव एरिया का दर्जा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दिया जाता है। जो बेसिक एम है इसका वो ये है कि जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पे एक तरह का एक ह्यूमन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हम वहाँ का कम कर सके। ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो नेचर पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो उस इफेक्ट को कम किया जा सके। तो इसीलिए जो है उसको इको सेंसिटिव जोन में जो है किसी भी प्लेस को जो है उस इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या रिकमेंडेशन था। तो देखिए, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट ने यह प्रपोज किया कि रफली जो है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर टू बी डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव एरिया। तो करीब करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव एरिया का दर्जा जो है दिया जाना चाहिए, जिसमें से 20,668 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में आता है, जिसमें 1556 गाँव आते हैं। अब देखें तो जो बाउंड्री है साइट्स की, वो ज़्यादातर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट डिवीज़न की बाउंड्री है। तो एक तो पहले से ही उनको जो है ये प्रोटेक्शन पहले से ही मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए वहाँ जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उत्खनन वगैरह होता है, और उसके अलावा जो भी रेड कैटेगरी के इंडस्ट्रीज़ हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन सब पे एक ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा देना चाहिए। वो ये जो रिकमेंड किया गया है कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी स्टडीड बिफोर परमिशन। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट्स को हम परमिशन दे रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को अगर वहाँ परमिशन दिया जाता है, तो उस परमिशन देने से पहले ये हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे उस प्रोजेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ही जो हमें ये परमिशन जो है वो ग्रांट करनी चाहिए। बात करें यूनेस्को टैग के बारे में, तो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द यूनेस्को हेरिटेज टैग इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द इनॉर्मस नेचुरल वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न घाट। उसके अलावा अगर ये कहा गया कि अगर यूनेस्को हेरिटेज टैग का जो दर्जा है अगर वो मिल जाता है, तो एक तरह से ग्लोबली जो है उसको एक पहचान हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, मेनली जो एरिया को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने की बात हो रही है, उसमें 39 साइट्स जो हैं वो आती हैं। ठीक है, जिसमें केरला की 19 साइट्स हैं, कर्नाटका की 10 साइट्स हैं, तमिलनाडु की 6 साइट्स हैं और महाराष्ट्र की 4 साइट्स हैं। अब बात करें कि क्या राज्य सरकार का क्या रोल है इसमें। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट शुड व्यू दिस डेवलपमेंट एंड बिल्ड अ प्लान टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड वैल्यू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द रीजन। तो देखिए, अब स्टेट जो राज्य सरकारें हम वहाँ की, तो उनका ये अब कर्तव्य बनता है कि वो जो है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए या कोई प्लान जो है बनाने के लिए, तो वहाँ के रिसोर्सेज को वो जो है कोई भी प्लान डेवलप करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। यही उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब बात करें कि कर्नाटका की जो सरकार है उसको अपोज क्यों कर रही है। देखिए, कर्नाटका हैज़ एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन केयर टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए, जो कर्नाटका में हमें जो फॉरेस्ट कवर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो भी सरकार को ये लगता है कि अगर इस रिपोर्ट को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर उसको इको सेंसिटिव जोन अगर डेवलप कर दिया जाता है, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो विकास हो रहा है, तो वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ हम माइनिंग नहीं हो सकती, या हम कोई और उसमें ऐसे काम जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो ऐसे कोई भी चीज़ें जो हैं वो वहाँ नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, वो सब ब्लैंकेट बैन उस पर लग जाएगा, पूर्णतः जो है प्रतिबंध लग जाएगा उस पर। उसके अलावा जो कस्तूरी रंगन की कमेटी की जो रिपोर्ट है हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन सेटेलाइट इमेजेस, और इसको सेटेलाइट इमेजेस के आधार पर जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ये बताई जा रही है कि ये वहाँ अलग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे LCRD के बारे में, लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। तो देखिए, नासा ने जो है लॉन्च किया है लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये इस एजेंसी का पहला जो है लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम होगा।
बात करें कि क्या होता है ये कैसा सिस्टम है ये, तो देखिए LCRD इन्वॉल्व्स लेजर कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विच यूज़ इंफ्रारेड लाइट टू सेंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो है LCRD जो है वो एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरह वर्क करता है जो इंफ्रारेड लाइट्स का इस्तेमाल करता है। इंफ्रारेड लाइट्स का इस्तेमाल करके ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजने का काम करता है। और इसको लॉन्च किया जाएगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है, मींस अर्थ का जो क्रस्ट है उससे 35,000 किलोमीटर ऊपर जो है वो हमें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट देखने को मिलता है। तो इसको इस ऑर्बिट में जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि देखिए इसमें दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल जो है वो क्या करेगा कि जो स्पेस क्राफ्ट है वहाँ से वो डाटा रिसीव करेगा, और जो दूसरा टर्मिनल है वो जो ग्राउंड का जो स्टेशन है तो वहाँ पे वो डाटा को जो रिसीव किया है उसको ट्रांसमिट करेगा। और ये जो डाटा ट्रांसफ़र होगा ये डिजिटल डाटा के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा लेज़र लाइट सिग्नल्स, जो लेज़र सिग्नल्स होते हैं तो लेज़र सिग्नल्स के फॉर्म में इस डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो भी डाटा है वो एक तरह से बीम ऑफ लाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लेज़र लाइट के थ्रू। अब इसका इंपॉर्टेंस ये हमें देखने को मिलता है कि जो रेडियो, पहले क्या होता था, नासा जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन यूज़ करती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो जो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है वो क्या करेगा, ये 10 से 100 गुना तक क्या करेगा, ये उस बैंडविड्थ को जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम अगर मान लीजिए कि 10 बैंडविड्थ पे काम कर रहा है तो ये जो लेज़र वाला है ये 100 टाइम उससे ज़्यादा काम करेगा। उसके अलावा जो भी ये LCRD है, इट विल हेल्प द एजेंसी टेस्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन स्पेस। और ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसको स्पेस में टेस्ट करने का भी एक तरीका है। अगर लेज़र और रेडियो के बीच की हम बात करें, जो लेज़र कम्युनिकेशन होते हैं तो रेडियो वेव्स की क्या होती है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो हमें ये देखने को मिलता है कि शॉर्टर होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स में हमें शॉर्टर वेवलेंथ देखने को मिलती है, और वहीं इंफ्रारेड रेड में क्या होता है कि ये शॉर्टर होती है, ठीक है। मीन्स कि सॉरी, इट यूज़ इंफ्रारेड लाइट एंड हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। तो जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है। तो जो छोटी वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा स्पीड से वो पहुंच सकती है, और वही रेडियो वेव्स में को पहुंचने में टाइम लगेगा। दिस विल हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ मोर डाटा इन शॉर्ट टाइम। तो कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है इसके द्वारा, ठीक है। तो LCRD जो है वो 1.2 GB तक का डेटा जो है वो पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है। मीन्स एक सेकंड में 1.2 GB तक का डेटा अर्थ पे जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे अगर सपोज़ करिए एक पूरे के पूरे मास की अगर हमें तस्वीर फ़ोटो लेनी है, उसका एक पूरा मैप लेना है, मास का पूरा मैप बनाना है, तो अगर उसका डेटा अगर ट्रांसफ़र करना होगा तो अगर हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू करते हैं तो हमें 9 हफ्तों का समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही काम हम अगर लेज़र के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 9 दिन का समय लगेगा, ये कहा गया नासा के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा और फ़ायदे देखें तो जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है आर वेरी स्मॉल इन साइज़, ठीक है, साइज़ में कम है, वेट में कम है, और उसके अलावा उसका पावर की भी कम ज़रूरत है। जो रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो लेज़र इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको पावर की कम ज़रूरत होगी। स्मॉलर साइज़ का हो गया, मीन्स अगर छोटे साइज़ का है तो और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो उसमें लगाए जा सकते हैं, और अगर उसका वेट कम है तो उसका जो खर्चा है लॉन्च करने का उसको वो कम आएगा। और लेस पावर का मतलब ये हुआ कि जो स्पेसक्राफ्ट की जो बैटरी है उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा बैटरी का यूज़ नहीं होगा उस पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज़ की गई है, और इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, ठीक है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। इसके को डायरेक्टर हैं मिस्टर ल्यूकास चांसल, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, और ये आता है अंडर पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और साथ साथ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के साथ साथ जो है ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं हमारे थॉमस पिकेटी, तो इनके कोऑर्डिनेशन में भी ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। देख लेते हैं क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के। तो पहले देखेंगे इनकम डिवाइड के बारे में। तो रिपोर्ट ये बताती है कि जो टॉप 10 लोग हैं इंडिया में, टॉप जो 10 अमीर लोग हैं, तो वो 57% ऑफ वेल्थ जो है वो कैप्चर किए हुए हैं, और जो टॉप 1% है उनके पास 22% ऑफ वेल्थ जो है वो है, ठीक है, जो भी टोटल नेशनल इनकम है उसका। और जो बॉटम 50 हैं, जो बॉटम 50% हैं, उनके पास जो है उनके पास सिर्फ 13% का शेयर हमें देखने को मिलता है इस रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद जो एवरेज नेशनल इनकम है हमारी, जो इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन है, मींस 18+ के जो लोग हैं, तो उनकी जो एवरेज नेशनल इनकम है वो 2,04,200 के आसपास है।
जो बॉटम 50% के लोग हैं वो 20 गुना ज़्यादा कमाते हैं जो टॉप 10% के लोग हैं उनके मुकाबले में। उसके बाद पब्लिक वेल्थ में हमको गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट नोट्स द शेयर ऑफ पब्लिक वेल्थ अक्रॉस कंट्रीज हैज़ बीन ऑन ए डिक्लाइन फॉर डिकेड नाउ। तो कहा जा रहा है कि एक दशक से जो है वो पब्लिक वेल्थ के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। पब्लिक एसेट टिपिकली इंक्लूड पब्लिक बिल्डिंग हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशंस। तो जैसे पब्लिक एसेट में क्या आता है, तो जैसे मान लीजिए जो भी प्रशासनिक भवन हो गया, सरकारी भवन है, ठीक है, स्कूल, सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, या विश्वविद्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या जो भी ऐसी सर्विसेज हैं जो पब्लिक को एक सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। तो देखिए अगर हम पहले की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो जो इनकम इनइक्वालिटी था इंडिया में ब्रिटिश के शासन के समय में 1858 से 1947 के बीच की ये रिपोर्ट है। तो उस समय बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उस समय विद 10% इनकम शेयर अराउंड 50%। तो जो टॉप 10 लोग थे उनके पास 50% का टोटल पैसा था। मीन्स पूरे इंडिया में देखें तो जो उस समय 10% जो सबसे अमीर लोग थे उनके पास जो है 50% जो है वो ओवरऑल पूरा इन पैसा था उनके पास। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है जब ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे हमें ये गिरावट देखने को मिलती है। ये 50% से गिर के जो है वो 35 से 40% के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है। तो owing to the poor post-independence economic condition, India embarked upon deregulation and loosening control in the form of liberalization policies। तो देखिए उसके बाद भी जो भी पॉलिसीज़ आई तो उसकी वजह से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाई और हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को अभी भी मिल रही है। अब बात करेंगे वेल्थ की इनइक्वालिटी की। तो देखिए अगर जो एवरेज हाउस होल्ड का अगर हम इनकम देखें, जो एक घर है, एक कॉमन घर की अगर इनकम की बात करें तो वो एक एवरेज जो निकाला गया है पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया का, तो वो 9,83,000 के आसपास है। और उसमें भी जो बॉटम 50s हैं उसका एवरेज हमें देखने को मिला है 66,280 रुपये के आसपास, जो कि टोटल 6% है। जो मिडिल क्लास हैं वो रिलेटिवली पुअर हैं विद एन एवरेज वेल्थ ऑफ 29.5% ऑफ टोटल, ठीक है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो 29.5% ही वेल्थ है उनके पास। जो टॉप 10 हैं उनके पास 65% टोटल वेल्थ है, ठीक है। और जो टॉप 1% है उनके पास 33% ओवरऑल जो है वो वेल्थ देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की। तो देखिए जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो इंडिया में वो भी बहुत हाई देखने को मिला है। जो फीमेल लेबर इनकम है, जो फीमेल लेबर इनकम का जो शेयर है इज़ इक्वल टू 18%, वो सिर्फ 18% है। अगर हम इसमें चाइना को छोड़ दें तो जो ओवरऑल जो एशिया का जो एवरेज है वो 21% है। तो ओवरऑल चाइना एशिया के एवरेज से जो है हमें इंडिया का एवरेज कम देखने को मिलता है। और जो भी कंट्रीज़ के लोवेस्ट है फीमेल लेबर इनकम, जो जिन भी कंट्रीज़ का सबसे कम है उसमें लोवेस्ट में इंडिया भी आती है। तो वैसे देखा जाएगा तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं तो उसका जो एवरेज इनकम है वो 15% है। तो उस हिसाब से जो इंडिया है वो तो ऊपर ही है। लेकिन हाउएवर ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1990। लेकिन 1990 के बाद से ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे हमें एक तरह से इसमें जो है एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पुअर स्टेट्स वेल्दी पॉपुलेशन। देखिए कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बिकम रिचर, ठीक है। जो भी कंट्रीज़ हैं वो पास्ट 40 ईयर्स में रिच तो हो गई हैं बट देयर गवर्नमेंट्स हैव बिकम सिग्निफिकेंटली पुअर। लेकिन जो सरकारें हैं वो क्या हो रही हैं, वो दिन प्रतिदिन जो है वो पुअर होती आ रही हैं, गरीब होती आ रही हैं, क्योंकि वो लोन वगैरह ले रही हैं इस वजह से। द रिपोर्ट शोज दैट द शेयर ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पब्लिक एक्टर इज क्लोज टू जीरो और नेगेटिव इन रिच कंट्रीज, मीनिंग दैट द टोटल वेल्थ इज इन प्राइवेट हैंड। मीन्स ये कहा जा रहा है कि जो असली जो वेल्थ है मीन्स तो वो वेल्थ जो है वो सरकार के पास नहीं है बल्कि वो प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट हैंड्स में जो है ज़्यादा वेल्थ है। फॉलोइंग द पैंडमिक गवर्नमेंट बोरोड द इक्विवेलेंट ऑफ 10 to 20% ऑफ जीडीपी एसेंशियली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो करीब करीब जीडीपी का जो 10 से 20% हिस्सा जो है सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर है उससे बोरो किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।